नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। निगम मंडल के अध्यक्ष कब तक नियुक्त होंगे, इसको लेकर के अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि बीच बीच में ऐसे दावे किए जाते हैं कि लिस्ट बन गई है और जल्द ही निगम मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कुछ भी नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। दावा तो ये भी है कि बीजेपी निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करेगी। दावा ये भी है कि बीजेपी के कई मंत्री पहले से नाराज हैं। इन सब के बीच एमपी की सियासत में हर दिन नई नई खबरें सुनने को मिलती है। एक दिन पहले नरोत्तम मिश्रा से एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने मुलाकात की। इस बीच 14 सितंबर को कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की एक पुस्तक का विमोचन होने वाला है और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले हैं। इस कार्यक्रम की भी एमपी की सियासत में काफ़ी चर्चा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ होने वाला है? क्या बीजेपी अपने असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट कर पाएगी? बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने कई सारी चुनौतियां हैं और वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल मैं ठीक हूँ। सवाल मेरा पहला यह है कि मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर पेंच कहां फंस रहा है? सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की यह है कि वो कांग्रेस हो गई है। इतने कांग्रेसियों को अपने भीतर समेट लिया है कि जहां जब ये कहा गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश, तो कांग्रेस युक्त भाजपा है और गुटबाजी है। और उसी की वजह से संतुलन कैसे बने? अब सिंधिया के लोग भी हैं यहाँ पर, जो है वो जो शिवराज की भी अब एक टीम है, बाकी कैलाश की भी एक टीम है। तो सभी तरफ से सब तरफ एक चीज साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी में एक मत होना, एक मत कर पाना और एक मत बना पाना, तीनों चीजें अलग अलग हैं। बहुत कठिन काम है और नए अध्यक्ष इसी में लगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि दिल्ली मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो फंस गए हैं अब बिहार चुनाव में, तो इसलिए ये मामला इतनी जल्दी अब और होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक और चीज है कि अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष, जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मिस्टर हेमंत खंडेलवाल, उनकी भी अपनी टीम बननी है। भाई अध्यक्ष बदले, बाकी टीम का तो पुनर्गठन होना है। सारी व्यवस्था होनी, जिलों के अध्यक्ष पहले चुने जा चुके हैं, सब हो चुका है। लेकिन प्रदेश की इकाई जो है वो बनेगी, उसके बाद फिर ये तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो पहली बात मैंने कही कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस की तरह हो गई है और उसकी भी एक रणनीति है कि फैसले लेने में जितनी देर करो उतना समय निकल जाएगा। जो काम कांग्रेस करती थी, कांग्रेस का एक ही रणनीति है कि कोई फैसला नहीं करना, एक ही फैसला था। आज भी ऐसा ही होता है, बहुत देर लगती है। वही काम अब बीजेपी करने लगी है। इसकी वजह से नाराजगी तो देखिए क्या होता है। कार्यकर्ता काम करता है, कार्यकर्ता को सत्ता में भागीदारी चाहिए। अब कार्यकर्ता बहुत मुखर है और वो देखता है, उसे पता है कि एक बार विधायक बन जाने पर आदमी की हैसियत बदल जाती है। तो फिर वो जो दरी बिछाता है, कुर्सी डालता है, वो हिस्सा क्यों ना ले। और ये महत्वाकांक्षा जो है वही बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। नेतृत्व चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। ये ठीक है कि सड़क पे आके नहीं बोलते लोग, लेकिन अंदर अंदर सारी बातें चल रही हैं। और इस असंतोष जो सतह पर नहीं है, लेकिन लोग बात तो कर रहे हैं कि भाई 1 साल 8 महीने तो कम से कम हो गए, 9 महीने होने वाले हैं। मोहन यादव जी, 9 महीने भी क्या, अब तो बस 2 दिन बाद वही है। हाँ, तो लगभग 2 साल होने को है और अभी तक आपने मंत्रिमंडल बना लिया, मंत्री सरकार चला रहे हैं और कार्यकर्ता की भाषा में कहें तो मलाई खा रहे हैं। तो कार्यकर्ता को क्या हिस्सा मिलेगा? वैसे भी कार्यकाल कितना समय, लिमिटेड टाइम होता है, उसमें भी इतनी देर होगी। अगर सरकार बनने के तत्काल बाद
दो साल का टर्म होता है तो कम से कम एक पद पर दो कार्यकर्ता संतुष्ट किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी बढ़ रहा है और असंतोष भी है, परेशानी में है वो। उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जी, जब लोकसभा जब चुनाव था तो उस समय बहुत सारे नेता जो है टिकट की दौड़ में थे, टिकट नहीं मिला, कुछ नेताओं के टिकट भी काटे गए, उनको भी कुछ ना कुछ भरोसा दिया गया होगा। उसमें एक नाम आता है केपी यादव, गुना से सांसद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने हराया था, उनका टिकट कट गया। तो क्या आपको लगता है कि जो नया ये निगम मंडल अध्यक्षों की जब नियुक्ति होगी तो उनका भी चांस हो सकता है, या फिर उनको पार्टी कहीं और भेजेगी? देखिए, अब तो बहुत देर हो गई है। उसी वक्त जब टिकट काटा गया था, एक बात याद कीजिए आशुतोष जी, केपी यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को करीब 1.25 लाख मतों से हराकर इतिहास रचा था। और उन केपी यादव को ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। बातें उनसे बहुत की गई, कही गया, कहा गया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सरकार चाहती, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनको कोई ना कोई पद दे सकती थी। बहुत, सरकार के पास बहुत पद होते हैं। लेकिन रामकृष्ण कुसमुरिया को तत्काल पद दे दिया गया था, वो भी पुराने हैं। अब यादव जी के लिए कोई जगह नहीं है। आपको ये भी जानकारी होगी कि यादव जी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्टाफ में ही थे। अब एक तरफ तो उनको इतनी हाइप मिली कि वो अपने ही पुराने नेता को उन्होंने चुनाव में हराया, और बाद में उनको बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, भाई केपी यादव को तो लाए थे, इनके पास तो अपने वो खांटी स्वयंसेवक जो शाखा लगाते रहे और वो करते रहे, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। क्योंकि आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश जो है संघ और बीजेपी की नर्सरी है। यहाँ जो सीधी सीधी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होती है, तो यहाँ बीजेपी के पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने युवा से लेके और वरिष्ठतम तक, कि जिनको अगर एडजस्ट किया जाए, समायोजित किया जाए तो पद कम पड़ जाएंगे। यही सबसे बड़ी लड़ाई है कि सिंधिया को कैसे खुश करें। अब सिंधिया को खुश करने का मतलब यह है कि फिर भाजपा के लोगों का हक मारना पड़ेगा। ये वो सब केपी यादव के लिए तो ये बात है कि वो मतलब उनको लेके आया गया था बीजेपी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का क्या होने वाला है? नरोत्तम मिश्रा तो बीजेपी के हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए, उनको इसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़ा पार्टी में, बीजेपी में। लेकिन फिलहाल उनको क्या दे सकती है पार्टी? देखिए, नरोत्तम मिश्रा लगातार काम, जब वो पहले मंत्री थे तब भी उन्होंने अलग अलग राज्यों में काम किया। वो अमित शाह जी के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने बहुत काम किया और अच्छी पकड़ मध्य प्रदेश की राजनीति पे है। ये दुर्भाग्य है कि वो अपने ही लोगों का के षड्यंत्र का शिकार होकर चुनाव हारे। पूरा सब एकजुट हुए और यहाँ किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नरोत्तम जानते हैं कि उनको किसने और कैसे हराया। और लगातार चल रही है चीजें, तो नरोत्तम को धक्का देने में पार्टी का एक गुट लगा हुआ है। और लेकिन उनको हटा नहीं पा रहे हैं रास्ते से। पद तो देर सवेर मिलेगा। अब जिस दिन बंटवारा शुरू होगा, जिस दिन बांटना शुरू करेंगे, उस दिन उन पर विचार तो किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी उनको ये एक तरह से, जिसको कहते हैं, नेग्लेक्ट करके और ज्यादा अपमानित किया जा रहा है। अब वो पार्टी की राजनीति का ही हिस्सा है। सबसे बुरी बात तो यही है कि पार्टी के लोग ही, वो व्यक्ति जो अमित शाह का सबसे करीबी था, जिससे सारे काम लिए गए, उसको अचानक पीछे धकेला जा रहा है। तो ये आंतरिक राजनीति का परिणाम है। लेकिन मुझे लगता है कि बिना नरोत्तम के को एडजस्ट किए इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें लाइन पे नहीं आएंगी। और अगर नहीं किया गया तो जो असंतोष अभी सतह के नीचे है, देखिए अकेले नरोत्तम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चुने हुए विधायक, वरिष्ठ विधायक, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो घर बैठे हैं। और बड़े नेता हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम सदा एक सा नहीं रहता। आज नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जिस तरह के आरोपों में घिरी है,
और जो कुछ चल रहा है उसके बाद उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा न हो। और अगर उन्होंने उपेक्षा की तो ये 240 का आंकड़ा जो 24 का है वो 29 आते आते बढ़ नहीं सकता, कम ही होगा। जी, मेरा अगला सवाल है कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का एक किताब का विमोचन होने वाला है और उस कार्यक्रम में मोहन भागवत आने वाले हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, मायने तो बहुत निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस सारे मामले से वाकिफ हूँ। प्रहलाद पटेल नर्मदा के बड़े भक्त रहे हैं। उन्होंने दो दो बार नर्मदा परिक्रमा की है। आज भी वो एक उनके गुरु थे, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जीवन शैली भी बदली है उन्होंने, और संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तेज तर्रार नेता हैं। उन्होंने किताब उनकी जो है वो सब काफी देर से आ रही है, बहुत पहले लिखी हुई किताब थी, वो छपी बाद में है। तो उन्होंने मांगा समय और मोहन भागवत जी ने उन्हें समय दिया। यह आश्चर्य की बात है। खुद प्रहलाद पटेल के लिए भी यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने समय मांगा और उन्हें समय मिला। अब इसके सियासी मायने जो हैं वो अलग अलग लोग निकाल रहे हैं। एक सियासी मायने ये भी है, देखिए प्रहलाद पटेल दिल्ली में मोदी कैबिनेट में थे, पहले उनको डिमोट किया और उसके बाद उन्हें राज्य में भेज दिया। यहाँ पहले ये आया था कि भाई चूंकि वो उसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी है, जिससे उमा भारती आती हैं, तो ये था कि उनको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल में तो लिया गया, उनको टिकट भी उनके भाई का टिकट काट के दिया गया, जैसे कैलाश विजयवर्गीय को उनके बेटे का टिकट काट के दिया गया। तो ये जो सब कुछ हुआ है उसमें ये माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल का कद छोटा करने की कोशिश हुई है, लेकिन संघ प्रमुख के साथ उनके संबंधों का आधार अलग है। सरकार से उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये बात तय है कि प्रहलाद पटेल पहली पंक्ति के नेता हैं, उनका जनाधार है, और तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो अकेला आदमी है जो बालाघाट, सिवनी, दमोह, इन अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़के जीतते रहे। छिंदवाड़ा में भी वो कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और बड़ा तगड़ा संघर्ष हुआ था। तो जनाधार तो है, उनकी टीम भी है, लेकिन बात तो वही है कि अब मोदी जी की नजर नहीं सीधी रही तो आज की तारीख में वो मोहन यादव के मातहत मंत्री हैं। पर संघ प्रमुख के आने और उनकी किताब का विमोचन करने का साफ साफ संदेश ये है कि संघ में उनकी पूछ परख है और पैठ भी है। मेरा आखिरी सवाल है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी के आंतरिक जो पार्टी में चल रही है आंतरिक असंतोष जो है और जो बयानबाजी हो रही है नेताओं की तरफ से, उसको लेकर के क्या रुख अपनाएंगे ताकि जैसे ये रुके? देखिए, आशुतोष जी, खंडेलवाल साहब बहुत विनम्र नेता है और वैसे भी व्यावसायिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं। उनके पिता भी भाजपा के सांसद रहे थे, तो उनका वो मुकाबला नहीं करेंगे किसी से, ना किसी का के सीधे सीधे विरोध लेंगे। और अभी तक की जो इनकी स्थिति है वो बहुत सख्ती से कोई चीज कर लें। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। भिंड में विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद हुआ था, आपको भी याद होगा। खंडेलवाल ने विधायक को बुलाया, उससे बात की। उसके बाद विधायक महोदय जो हैं वो मुख्यमंत्री से भी मिले थे। लेकिन हुआ क्या, कलेक्टर ने थाने में जाके रिपोर्ट कराने की कोशिश की। कलेक्टर अपने दफ्तर में तलवार लेके घूम रहा है, तलवार दिखा रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, पगड़ी पहन रहा है, और उसके बाद भी उसे हटाया नहीं जा रहा है। तो अब क्या माना जाए? अगर कार्यकर्ता का सम्मान खंडेलवाल कर सकते थे और चीजों को ठीक कर सकते थे तो उसी दिन यह फैसला होना था कि अगर विधायक की गलती है तो विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, और कलेक्टर की गलती है तो कलेक्टर हटाया जाता। लेकिन हुआ नहीं। तो ये क्या माना जाए? क्यों? इससे साफ जाहिर है कि उनकी अभी तक वो इस स्थिति में नहीं है कि कोई कड़ा फैसला ले लें या कोई संदेश भेजने की स्थिति बने। इतना साफ है। बाकी कहने को तो ठीक है। अब कल की बात है कि उन्होंने कुछ आदिवासी नेताओं के और उनके बच्चों के या रिश्तेदारों को पार्टी के पदों से हटवाया है। हाँ। लेकिन क्या वो जो दिल्ली में बैठे हैं और जो आगे लोग हैं उनको हटा सकते हैं क्या, या हटवा सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ी बात है। कमजोर पे तो आप आदिवासी भाई, चाहे
वो संपतिया उइके हैं या फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। इनका तो आपने जो रिश्तेदार बहन या बेटी जो बने जिले में उनको हटवा दिया, उनके इस्तीफे करा दिए। लेकिन भाई दिल्ली से लेके और पूरे देश में जो है वो यही स्थिति आती है, तो क्या राजनाथ सिंह के बेटे का जो टिकट है वो कटेगा क्या? मध्य प्रदेश में और बहुत सारे लोग हैं। तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हेमंत खंडेलवाल कोई मैसेज दे पाए हों। जो विधायक विधायक प्रकरण है उसमें बहुत किरकिरी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने अभी कलेक्टर हटाए, लेकिन वो भिंड के कलेक्टर को नहीं हटाया है। तो ये भी एक मैसेज जाता है कि विधायकों का कोई सम्मान नहीं है। अगर विधायक की गलती, विधायक खाद के लिए चिल्ला रहे थे, पूरे प्रदेश में खाद का संकट है, लेकिन न खाद मिलना शुरू हुई, तमाम परेशानियां रही, उल्टे उस जिले में कलेक्टर साहब तलवार भांज रहे हैं। तो मैसेज क्या जाता है? मतलब ये है कि ना प्रदेश अध्यक्ष में कोई दम है और ना मुख्यमंत्री में। कलेक्टर साहब पर ताकतवर है, तलवार लहरा रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि क्या परिस्थिति है मध्य प्रदेश में। तो एमपी राउंड अप में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।